सबसे पाक दिनों में से एक आज ही का दिन था जब 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। आई डोंट रियली लाइक कंपेयरिंग और लाइक पिटिंग फ्रीडम फाइटर्स, ऑल ऑफ देम वेरी टॉल अगेंस्ट वन अनदर, बट फेक न्यूज के, झूठी खबरों के दौर में ये बहुत जरूरी है बताना कि भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की जो पहली कसम थी, जो पहली बात थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी, उन्होंने की थी। उसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, सरदार पटेल भी थे, गांधी बाबा खुद थे, लेकिन कभी किसी ने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की, कभी किसी ने आज़ादी की बात नहीं की। 1930 तक भारत का जो पूरा डिस्कोर्स था, जबकि जलियांवाला बाग हो चुका था, बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो पूरा डिस्कोर्स था वो केवल होम रूल पर ही अटका हुआ था, वो एक डोमिनियन स्टेटस पे ही अटका हुआ था। और उसके बाद नेहरू जी उसको आगे लेके गए। 26 जनवरी से इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है। 26 जनवरी कम से कम उत्तर भारतीयों के लिए एक बारे में और बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके बहुत साल बाद, साल आप पता लगाइएगा, कुछ चीज़ें मतलब खुद भी करनी चाहिए। तो अगर आप पता लगाएंगे तो आपको पता ये चलेगा कि ये वो दिन भी है जिस दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक रूप से राजभाषा बनाया गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। पूरे भारत में हिंदी की एक जो बात हुई, और ये जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान करते रहने वाले झूठे हैं, जिनका इसमें कोई योगदान नहीं है, तो आपको वो भी समझ में आएगा। उसी दिन बहुत अफसोस हुआ, दिल्ली पे पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं तो ये जो रिपब्लिक डे परेड है, जो गणतंत्र दिवस परेड है, या जो स्वतंत्रता दिवस जो परेड है, वो मुझे व्यक्तिगत स्तर पे कभी बहुत मोही नहीं, कभी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। और उसके पीछे वजह ये है कि आप देखें कि दुनिया का कोई भी जो विकसित देश है, दुनिया की जो कोई भी महाशक्ति है, वो ऐसे शक्ति प्रदर्शन नहीं करती। तो एक जो अपना कॉन्फिडेंस है, एक जो अपने ऊपर आत्मविश्वास है, वो बहुत ही अलग तरीके से दिखता है, और वो दिखना समझ में आता है। तो मतलब ऐसी परेड्स वगैरह की जरूरत है कि नहीं है, वो एक छोड़ दें। लेकिन ऐसी एक परेड के दिन आज दिल्ली में, जब पूरी दुनिया की नज़र थी, रॉयटर्स की मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, बीबीसी की मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, एसोसिएटेड प्रेस की मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, एजेंट फ्रांस प्रेस की मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, और उन सब में जो बात लगातार सामने आ रही थी कि रिपब्लिक डे से ज़्यादा जो जिक्र था वो किसान आंदोलन का था, पूरी दिल्ली में चलते आंसू गैस के गोलों का था, बैरिकेड्स का था, कंटेनर्स बिछा दिए जाने का था, कि देश की मतलब ये भी 72 साल, तो 74 हो गए, 47 से 74 साल में ये भी पहली ही बार हुआ है कि उस देश में जिसमें प्रभात फेरियां, जिनको गांधी बाबा और कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार बना दिया था। रोज सुबह प्रभात फेरियां होती थी। अगर आप कोई उपन्यास पढ़ें, स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद पे लिखा गया, उसके बेसिस पे लिखा गया, तो आपको इतने सारे अनुभव मिलेंगे कि प्रभात फेरियां होती हैं। आप यशपाल को पढ़ें, आप किसी को पढ़ें, तो जिस देश में आज़ादी की जो मतलब एक खुशी है, गणतंत्र दिवस की जो एक खुशी है, वो इतनी बड़ी खुशी थी कि उसको लोग खुद से मनाते थे। उसमें कोई सरकार आज़ादी की खुशी मनाने को रोकने की कोशिश करे देश के किसानों को, ये होना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी, और ये एक दुखद बात थी जो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, और पूरी दुनिया की इस नज़र के बीच में जो हमने देखा, अभी तो बहुत सारी बातें साफ हो रही हैं। लाल किले पे अब जो बातें आ रही हैं, पहली बात तो ये कि लाल किले पे जो निशान साहिब फहराया गया, वो निशान साहिब भारत की सेना की सिख रेजिमेंट का प्रतीक भी है, जो बोले सो निहाल अभी गलवान में राजनाथ सिंह जाके चिल्ला रहे थे। तो अगर ये कोई खालिस्तानी नारा है तो फिर तो हमारे देश के रक्षा मंत्री पे ही शक खड़ा हो जाएगा। भारत की सेना में केवल एक यूनिट ऐसी है, सिख रेजिमेंट, जो गणतंत्र दिवस पे 2 सलामी देती है। जो पहली सलामी देती है राष्ट्रपति को, और जब दूसरी है वो शीशगंज गुरुद्वारे, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर शहीद किए गए, जब वहाँ से गुजरती है तब वो दूसरी सलामी शीशगंज गुरुद्वारे को देती है। और अगर आप उस मतलब एक धर्म के, उस एक पंथ के प्रतीक को अगर आप खालिस्तानी कहने लगें,
तो शर्म के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके कि अब जो बातें सामने आ रही हैं कि उन लोगों को भड़काने वाला जो था वो दीप सिद्धू था, जो पंजाबी फिल्मों का एक एक्टर है, अभिनेता है, और साथ ही साथ भाजपा का नेता है, और भाजपा सांसद सनी देओल का बहुत करीबी है। लेकिन अगर ये भी अगर हम मान लें तो हमने जो आज एक बात देखी जो कि बहुत अलग बात है कि गणतंत्र दिवस पे भारत का झंडा ऊपर फहरा रहा है, और किसी भी धर्म को मानने वालों ने जो अपना झंडा है अगर वो उसके नीचे फहराया है तो तिरंगे का इससे बड़ा सम्मान मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। लेकिन 52 साल तक अपने आरएसएस हेडक्वार्टर पे देश का तिरंगा झंडा ना लगाने वाले लोगों से अगर हम उम्मीद करें कि वो ये समझें, जिनके सपने ही भारत के तिरंगे को भगवे से बदलने के हैं, अगर हम उनको इस पाखंड हम सोचें कि वो ये पाखंड नहीं करेंगे तो ये अपने आप में थोड़ी दिक्कत तलब बात है, थोड़ी लगती नहीं। लेकिन अब आके एक बात पे बात करते हैं। आज जो भी हिंसा हुई, आज जो भी दंगे हुए, उनके लिए जिम्मेदार कौन था, किसने किया ये? क्या इसके लिए किसान जिम्मेदार हैं? अभी मैं दीप सिद्धू की बात कर चुका हूं और ये उसके बाद की बात, या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? तो आइए एक टाइमलाइन देखते हैं। एक वैश्विक महामारी के बीच मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे धन्ना सेठों के फायदे के लिए सरकार 3 कानून लाती है, उसको बुलडोज करती है लिटरली राज्यसभा जैसी जगह में भी जहां पे उनका बहुमत नहीं है, उसको ध्वनिमत से पारित हुआ घोषित करती है। और ये अपने आप में अगर पर्याप्त नहीं था तो उसके बाद 5 महीने से चल रहे किसानों के आंदोलन को पूरी तरह से नकारती है, पूरी तरह से झुठलाती है, कोई सुनवाई नहीं करती। सरकार के जो गोदी मीडिया में कुत्ते बैठे हैं, जो उसके लैप डॉग्स हैं, वो लगातार इन आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगर ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है एक समुदाय को, एक किसान आंदोलन को गुस्सा दिलाने के लिए, तो क्या है वो मैं नहीं समझ सकता। और इसके बावजूद किसानों ने जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया 3 महीने पंजाब में, जहां पे ट्रेनें रोक दी गई, जहां पे डीजल सप्लाई रोक दी गई, रबी की बुआई के वक्त, एक इतना बड़ा धोखा, एक इतना बड़ा अपमान और एक इतनी बड़ी पेट पे लात। उसके बाद से किसान 26 नवंबर को दिल्ली आते हैं, 2 महीने हो गए, और दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में वहां बैठे रहते हैं, शहीद होते रहते हैं। अब तक किसान आंदोलन के नेताओं ने 143 मार्टिरडम्स नोट की हैं, 143 शहादतें नोट की हैं, और उसके बाद भी वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहते हैं, जैसे कि ये पर्याप्त ना हो। वैसे ये पर्याप्त नहीं है तो क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद भी जो गुजरात सल्तनत है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की जो ये मुंशी सरकार है, जो दलाल सरकार है, ये उसके बाद भी और सारी खुराफातें करती है। कोविड नाम की महामारी के नाम पे बिहार में चुनाव प्रचार करती रहती है, बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही है, रैलियां होती रहती हैं, उनके नेता मतलब बिना मुखौटों के घूमते रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं हस्त करघा मेले में जाते हैं तो उनको कोई देता भी है, मतलब जो मास्क वो नहीं पहनते हैं। लेकिन चूंकि संसद में बहस ना हो पाए, इनको ये चाहिए, तो ये संसद में बहस नहीं होने देने के लिए जो शीत सत्र है, जो विंटर सेशन है, उसको पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। अगर ऐसी मतलब अगर ये गलत नहीं है तो फिर क्या है? अगर हम और आगे बढ़ें तो ये केवल इतने पर नहीं रुके। जैसे इन्होंने शाहीन बाग को लपेटा था, ये शाहीन बाग की तरह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में गए, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक को इस्तेमाल करने की कोशिश की, एक घटिया हरकत की, एक बेहूदी हरकत की। ये और बात है कि शाहीन बाग पे खुद हाई कोर्ट के में सुप्रीम कोर्ट के और 5 सदस्यीय खंडपीठ के जो फैसले बदल के जो फैसले लिए गए और जिसमें शाहीन बाग को विलीफाई किया गया, पहले तबलीगी जमात को भी विलीफाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी वो हिसिल्स तो की कि तबलीगी जमात जैसे हालात नहीं बनने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो उसने कमेटी बनाई, हाथ तो खड़े कर दिए, प्रतिरोध तो नहीं रोका, उनको समझ में आ गया था कि इस बार दिक्कत बड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने कमेटी बनाई उसमें 4 के 4 सदस्य सरकार के कानून के समर्थक रख दिए। न्याय के बारे में जो पहला सिद्धांत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का ये करना और न्याय की जो देवी
कि दुनिया भर में जो मूर्तियां हैं, जो स्टैच्यूज हैं, उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी रहती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही। और ऐसे में जब आप ऐसी एक बेहूदी हरकत करते हैं कि 4 सदस्य आप रखते हैं और 4 के चारों जो सरकारी कानूनों के समर्थन में लग चुके हैं, उसके बाद न्याय होगा नहीं वो तो दूसरी बात है, लेकिन होता हुआ दिख भी नहीं रहा। तो ऐसे में मतलब एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, कार्यपालिका के खिलाफ, उसके निर्णयों से जो असंतुष्ट जनता है, अगर कभी है और होती ही रही है, वो जहां जा सकती है वो है न्यायालय। और अगर ज्यूडिशरी, हायर ज्यूडिशरी ही देश की इस तरह से सरकार के हक में खेलने लगे, तो जो दिक्कत होगी, जो विश्वास टूटेगा, उस विश्वास का टूटना आज हमें दिखा भी है और बहुत बुरी तरह से दिखा है। गुजरात सल्तनत इतने पर ही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट के हाथ खड़े कर देने के बाद, ये बताने के बाद कि जो आंदोलन है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दिल्ली पुलिस तय करेगी, उसने परेड की इजाजत दी। उसने कहा कि हम कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाएंगे। उसने रूट्स बनाए और ये जो रूट्स थे वो दिल्ली के सारे बाहरी इलाकों में थे। और उसके बाद फिर उसने धोखा करके, मक्कारी करके, और रात से ही जो परेड के रास्ते थे उनको ब्लॉक करना शुरू किया। और बैरिकेड तो आप छोड़ दीजिए छोटे मोटे, वहां पे उन्होंने बाकायदा कंटेनर लगाने शुरू कर दिए, जेसीबी मशीन्स लगानी शुरू कर दी कि किसानों के ट्रैक्टर आगे ना बढ़ पाए। जी आप क्या साबित कर रहे थे, क्या रोक रहे थे आप? और उन किसानों को, सिंघू बॉर्डर एक है, शंभू बॉर्डर अगर आपको भूला नहीं होगा, हरियाणा पंजाब बॉर्डर, जहां पे एक बहुत पतले से पुल पे किसानों को चारों तरफ से घेर के हरियाणा की भाजपा सरकार की पुलिस ने बाकायदा आंसू गैस के गोले चलाए थे। उस दिन जलियांवाला बाग की संभावना बन सकती थी, क्योंकि किसानों के पास कोई रास्ता नहीं था। आगे हरियाणा पुलिस ने जेसीबियां लगा रखी थी, ट्रक लगा रखे थे रेत से भरे हुए, पीछे खुद किसानों के ट्रैक्टर थे, और आपने अचानक वहां पे आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आपने इतने अविश्वास से शुरू किया था, आज आप क्या कर रहे थे? आप क्या चाहते थे? आपका संदेश क्या था? कि आपने कंटेनर खड़े कर दिए, फिर वो किसान आपके ऊपर कैसे भरोसा करते? और भी आप देखें, मतलब लहर सेठी जी हैं, मेरी फेसबुक मित्र तो नहीं है, लेकिन मैंने उनकी पोस्ट बहुत बार देखी हैं, बहुत सारे साझा मित्र हैं। उन्होंने एक बहुत विस्तृत पोस्ट लिखी है आज सरकार के धोखों पे, कि कैसे आपने अचानक 37 नई शर्तें लगा दी। आपने कहा कि 12 बजे की परेड के लिए आप 12 बजे निकलेंगे। 12 बजे की परेड के लिए अगर आप सिंघू बॉर्डर से 12 बजे निकलेंगे तो परेड के लिए पहुंचेंगे कैसे? लहर सेठी जी का ये बड़ा सवाल। आपको उनकी पूरी पोस्ट पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी में बेहद शानदार पोस्ट है। खैर, और इसके बाद जब किसानों ने इसका प्रतिरोध किया तो आपने सुबह सुबह से आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आपने वाटर कैनन तैनात कर दी। आपने किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ही नहीं, आपने सीआरपीएफ लगा दी। रैपिड एक्शन फोर्स तक तो हम जानते रहे हैं, लेकिन सीआरपीएफ, आप क्या संदेश दे रहे थे? और आपके जो सरकार के समर्थक हैं, बहुत सारे एमपी और ये लोग भी जो उनको खालिस्तानी बोल रहे थे, ये केवल और केवल भड़कावे की कार्रवाई थी। ये केवल और केवल किसानों को उकसाना था। बेहद गलत था, बेहद शर्मनाक था। हाँ, इन सब के बावजूद मैं मानता हूं कि किसानों को, अगर किसान थे, क्योंकि दीप सिद्धू का जो ये एंगल खुला है ये बहुत ही हाहाकारी है। अगर आपको याद हो कि जेएनयू में 16 फरवरी 2016 को जो ये लोग बताते हैं, मतलब जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे का जो इनका झूठ है, आज तक वो लोग पकड़े नहीं गए। इनके पास जेम्स बॉन्ड डोवाल भी हैं, जिनका बेटा पाकिस्तानी के साथ कंपनी चलाता है, वो दूसरी बात है। इनके पास एनआईए है, इनके पास सारी सरकारी एजेंसियां हैं, लेकिन एक भी वो जो नारेबाज था वो आज तक पकड़ा नहीं गया। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे पता चले कि बेसिकली यही लोग थे, यही बेशर्म थे। इसमें कोई आश्चर्य तो मुझे कम से कम कतई नहीं होगा। लेकिन फिर भी किसानों को थोड़ा और संयम बरतना चाहिए था। एक शांतिपूर्ण आंदोलन ही बना रहना चाहिए। और मुझे बहुत शानदार बात लगी उसके बाद किसान नेताओं ने जैसे स्थिति संभाली, जैसे सब कुछ ठीक किया। लेकिन आप हमेशा पीड़ित को ही दोष नहीं दे सकते। 26 जनवरी 2021 को भारत में जो हुआ है, लाल किले में जो हुआ है, वो 6 जनवरी
2021 को कैपिटल हिल, अमेरिका की संसद, अमेरिका के लोकतंत्र के केंद्र में जो हुआ था इंसरेक्शन, जो तख्ता पलट की कोशिश की थी, जो उसके राष्ट्रपति ने लीड की थी, उससे कुछ बहुत अलग नहीं है। और मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा, मतलब अब तक जो नाम सामने आ रहे हैं, कि वही लोग, ठीक वही सत्ता में बैठे लोग, फासिस्ट लोग, इस कोशिश के भी पीछे थे, जो 6 जनवरी को कैपिटल हिल में इसके पीछे थे। मैं ये सीरीज लगातार करता रहूँगा। आज इस पे बात की है, कल बात करेंगे शाहीन बाग और जो किसान आंदोलन के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, मतलब इन पे जो कोर्ट से लेकर के सरकार तक का नज़रिया है, उस पे परसों बात करेंगे। ये जो अभी एक नया नाटक शुरू हुआ है कि राइट टू प्रोटेस्ट के खिलाफ पब्लिक इनकन्वीनियंस का जो नया आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत फैसले हैं, तो अगली बात उस पर करते हैं। और ये सीरीज मैं पूरी चलाता रहूँगा और तमाम चीज़ों के साथ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो हमेशा की तरह समराइज्ड जो मेरा चैनल है उसको फॉलो करें, जुड़ें और ये वीडियो साझा करें, अपने समूहों में भी साझा करें, अपने दोस्तों से भी साझा करें। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में शाहीन बाग बरक्स किसान आंदोलन पे। बाय बाय, सी यू ऑल अगेन, सत श्री अकाल, गुड नाइट, नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।